मैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हूँ और बड़े दुर्भाग्य से मुझे आप मीडिया के सामने उपस्थित होना पड़ रहा है कि बोडोलैंड विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये पूर्णतया मिथ्या हैं और इसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। ये जो पीएचडी के बारे में जो कहा गया है कि बोडोलैंड विश्वविद्यालय में पीएचडी में कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरे नेशनल लेवल पर सारे पीएचडी स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना चालू किया। तो ये जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया में जो यूनिवर्सिटी हैं उन सब का डाटा लिया जाएगा और ये डाटा हर स्टूडेंट का डाटा है। उसमें 51 कॉलम है, 51 तरह का इंफॉर्मेशन है। क्या स्टूडेंट का नाम है, उसका कब रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या क्वालिफिकेशंस थी, कब उसका एनुअल प्रेजेंटेशन हुआ, कब उसका इवैल्यूएशन हुआ, कौन कौन एक्सपर्ट्स थे, इस तरह के सारी इंफॉर्मेशन 51 पार्ट्स में उन्होंने बांटी हुई है। और ये उन्होंने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मांगी 2021 से लेके 2025 तक के स्टूडेंट्स के लिए। बोडोलैंड विश्वविद्यालय में 2021 से 2025 के बीच में 120 से ज्यादा बच्चों ने पीएचडी किया। तो उन बच्चों का डाटा हमारे एकेडमिक रजिस्ट्रार जी ने जो वेबसाइट है उस पर चढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चों का डाटा, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सेल शीट थी, तो उसमें कुछ बच्चों का डाटा जो रह गया था, जैसे जो डाटा रह गया है या जिसमें कोई कंफ्यूजन था, जो भी कमेटी थी जिसने जांच किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है इस डाटा में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी बच्चे का परसेंटेज लिखा कि इसकी पूरी परसेंटेज नहीं थी, तो जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट मिलती है, तो उनको 55% ना चाह के और उनको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए होते। तो ये जो एक्सपर्ट्स कमेटी थी ने उसमें बाई चांस ध्यान नहीं दिया, या जो भी इसको देख रहे थे सज्जन वहां यूजीसी में, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि SC/ST को 5% की छूट मिलती है। इसी तरह से जैसे कुछ थीसिस जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चढ़ाने के लिए वो रहता है, सारी थीसिस चढ़ानी पड़ती है। एक्चुअली जो भी हम थीसिस होती है यूनिवर्सिटी में वो शोध गंगा पे चढ़ानी पड़ती है। तो शोध गंगा इंक्लिबनेट यूजीसी का ही एक माध्यम है। तो हमने काफी थीसिस चढ़ा दिया था, उनमें से कुछ थीसिस जो नहीं चढ़ा था शोध गंगा पर, वो वापस जो है हम देख रहे हैं और वो हमने चढ़ा भी दिया है पिछले कुछ दिनों में। इसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज थीसिस चढ़ाना होता है। तो कई बार कैंडिडेट्स क्या पूरे थीसिस को इकट्ठा करके पीडीएफ फाइल बना देते हैं, वो हम चैप्टर वाइज करके उसको उस हिसाब से उसको चढ़ा रहे हैं। और सिर्फ 3 कैंडिडेट रह गए हैं जिनकी थीसिस शोध गंगा पे नहीं चढ़ी है, वो आज हम चढ़ा देंगे। और उसके बाद में है जैसे प्रोग्रेस सेमिनार का है, वो अपलोड नहीं हुआ कुछ बच्चों का, तो डिपार्टमेंट से कई बार पूरे कागज नहीं आते हैं, वो हमने ले लिए हैं और वो भी हम उस पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें लिंक जनरेट करना पड़ता है। लिंक जनरेट कर कागज को स्कैन करके उस पर चढ़ाना पड़ता है। तो कई जगह लिंक नहीं था, तो अब वापस फिर हमने वहां पे लिंक जनरेट करवाया। तो ये जो पेपर्स हैं वहां पे हम लिंक में चढ़ा दें। सर्टिफिकेट्स थे, 1-2 कैंडिडेट से कुछ अपलोड नहीं हुए थे, तो हमने वो पूरी तरह से अपलोड कर दिए हैं। और जो थीसिस क्या होता है, थीसिस का जो इवैल्यूएशन होता है उसकी सर्टेन स्टेजेज होती हैं। तो पहली स्टेज होती है थीसिस को सबमिट करने से पहले डिपार्टमेंट लेवल पर उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो एक तो होता है डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, एक होता है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। किसी विश्वविद्यालय में उसको रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड भी कहते हैं, किसी विश्वविद्यालय में उसको पीजी रिसर्च बोर्ड भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। तो जो विश्वविद्यालय ग्रांट्स कमीशन है वो इसको आरएसी नाम से बोलना चालू किया 2016 के बाद। इससे पहले ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था कि आरएसी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, अगर डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है तो उसमें भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिपार्टमेंट के सारे लोग होते हैं, डीन डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो वो सारे के सारे
थीसिस का क्वालिटी देख लेते हैं और उसका पब्लिकेशन वगैरह देख लेते हैं, तभी थीसिस यूनिवर्सिटी में सबमिट होती है। इस नामकरण की वजह से कहीं उसको आरएससी कहा, कहीं उसको डीआरएस कहा, कहीं पीजी रिसर्च बोर्ड कहा, कहीं इसको जो है पीजीआरबी कहा। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी से आया हूँ वहां पे आरएससी का नाम पीजीआरबी था, पीजी रिसर्च बोर्ड, तो पीजी रिसर्च बोर्ड होता था। तो ये नोमेनक्लेचर की वजह से जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है वो भी हमने क्लियर कर दिया है। 2009 से पहले ये डीआरसी होती थी और उसके बाद में हम भी उसको आरएससी कहना चालू कर दिया। तो इस वजह से कोई पीएचडी की शोध के स्तर में किसी भी स्टेज पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सिर्फ कमेटी का नाम बदलना था, वो अभी तो नए नियमों में आरएससी है तो हम आरएससी भी उसको कहने लगे। अब मजे की बात यह है कि हमारे पास अभी डीआरसी भी है, आरएससी भी है, हमारे पास पीएचडी कमेटी भी है, हमारे पास रिसर्च काउंसिल भी है, जबकि ये यूजीसी की गाइडलाइंस में है ही नहीं। हमारे पास चार चार जगह हमारा वो थीसिस का इवैल्यूएशन हो रहा है, उसके बाद डिग्री अवार्ड होती है। तो यूजीसी का तो एक ही स्टेज है, हम तो 4 स्टेज से निकाल रहे हैं। अब यह है कि मोहन की जगह सोहन कह दिया हमने उसको, तो इस नाम की वजह से कोई स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हमने उसका नाम आरएससी किया हुआ है तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। और उसमें यह है कि कई जगह पहले जो है जो एग्जामिनर्स हैं, 3 एग्जामिनर होते हैं। एक तो इंटरनल जो होता है सुपरवाइजर, वो एग्जामिनर होता है किसी पीएचडी के इवैल्यूएशन के लिए, और 2 जो है वो एक्सपर्ट होते हैं जो बाहर के होते हैं। तो ये जो बाहर के एक्सपर्ट होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, उनमें से दोनों का उस थीसिस पे कमेंट्स मांगे जाते हैं और जब उनका यस आ जाता है तो उसका फिर वाइवा होता है। इंटरनल का भी यस होता है, इंटरनल एग्जामिनर का भी। जब तीनों के कमेंट्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो ही थीसिस वाइवा हो जाती है। अब सपोज कीजिए उनमें से 3 में से अगर एक भी सुपरवाइजर मना कर देता है कि इसमें थीसिस में रिवीजन करने की जरूरत है, या अगर रिवीजन करने की जरूरत है तो हम कैंडिडेट से कहते हैं भाई इसको रिवाइज करो, वापस इसको रीसबमिट कर दो, तो वो उसका ऑब्जेक्शन वहीं खत्म हो जाता है। अगर कोई इनमें से एक एग्जामिनर रिजेक्ट कर देता है थीसिस को, तो वो जो थीसिस रिजेक्ट हुई है हम उसको फिर एक चौथे एग्जामिनर को भेजते हैं। तो जो चौथा एग्जामिनर है अगर वो उसको रिजेक्ट करता है तो हम वो थीसिस बच्चे को लौटा देते हैं कि आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जा सकती। तो इस तरह से कुछ कागज नहीं चढ़ा हुआ था रिवीजन का, वो हमने चढ़ा दिया है यूजीसी की वेबसाइट पर। और उसके बाद में कुछ टीचर्स का ये था कि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो असम में जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो रजिस्ट्रार का पोस्ट है या सीओडीसी डायरेक्टर का है, तो ये छोटी छोटी ये हमारी जितनी भी पोस्टें हैं ये डेपुटेशन की पोस्टें हैं। अब सपोज कोई भी टीचर किसी इंस्टीट्यूट में अगर वो पीएचडी करा रहा है या कोई मेरे यहाँ करा रहा है, वो डेपुटेशन पे 2 साल के लिए कहीं चला जाता है, तो वो जो कैंडिडेट होता है वो उसके साथ ही रहता है, क्योंकि वो काफी समय उस सुपरवाइजर के साथ व्यतीत कर चुका होता है। तो हम किसी भी कैंडिडेट के मतलब एकेडमिक कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। बार बार सुपरवाइजर करने से टॉपिक चेंज होता है, उससे टाइम ज्यादा लगता है। तो जो कैंडिडेट का और सुपरवाइजर का जो इंटरेक्शन है वो 200 डेज रेगुलर होना चाहिए, और उसके बाद सुविधा अनुसार कैंडिडेट और सुपरवाइजर आपस में मिलते रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर कोई हमारे यहाँ टीचर था वो छोड़ के चला गया, किसी दूसरी जगह प्रिंसिपल बन गया, अगर मेरा टीचर कोई दूसरी जगह प्रिंसिपल बना है और कैंडिडेट थीसिस सबमिट करने वाला ही है, तो वो नेचुरली वो जो प्रिंसिपल बन के गया है उसी के साथ ही उसका सबमिशन हो गया। सारी यूनिवर्सिटीज में ये होता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कोई नई बात नहीं। तो उसका जो हमने जो शायद किसी ने जो हमने वेबसाइट पर जो चढ़ाया होगा उसमें उसका डेजिग्नेशन प्रिंसिपल लिख दिया, लेकिन वो नहीं लिखा कि एक्स एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। तो वो उस वजह से वो कंफ्यूजन हो गया कि यार ये तो रजिस्ट्रार था, तो ये कैसे इसने जो है या दूसरी पोस्ट पे था तो कैसे पीएचडी करा दी, जबकि वो सिर्फ डेपुटेशन पे था और वो हमारा एक्स टीचर है। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि यूजीसी ने रेज की हैं, और ये सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये 2014, 15, 15, 16, जबकि यूजीसी के जो नियम थे जो 2009 में आए हैं वो नियम में
कुछ और नाम थे कमेटियों के, 2016 में आए हैं उसमें कंपोजिशन दूसरा हो जाता है, 2022 में आए हैं वो अलग कंपोजिशन होता है। अब जिसका रजिस्ट्रेशन 2010 में हुआ है सपोज, तो उस पे जो नियम लगने हैं वो 2009 वाले नियम लगने हैं, ना कि 2016 वाले। तो इसमें क्या हुआ है कि जो जिस सज्जन ने भी यूजीसी में ये देखा है, उसने जहाँ पे 2011 के नियम लगने थे वो 2016 के नियम के हिसाब से उसको पढ़ना चालू कर दिया। तो ये किसी न किसी स्टेज पर कंफ्यूजन हुआ है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं भी यूजीसी जाऊंगा और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दे आऊंगा और समझा भी आऊंगा कि कोई इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये विश्वविद्यालय हमेशा छात्र हित में सर्वोपरि रहा है और हम लोग जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, और जो हमारे यहाँ जितना भी काम हो रहा है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का वर्क है। इवन मेरे यहाँ 2% टॉप साइंटिस्ट भी हैं, और इस तरह का शक करना, अफवाह फैलाना, उसकी मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे बोडोलैंड विश्वविद्यालय पर पूरी तरह से आस्था बनाए रखें, और यहाँ ऐसा कोई भी गड़बड़ी का चांस नहीं है। और जो भी अफवाहें फैलाते हैं उनको आप अपने स्तर पर थोड़ा सा समझा दें कि इस तरह का ना छात्र हित में होता है, ना अपना इंडिया के हित में है, ना बोडोलैंड विश्वविद्यालय के हित में। धन्यवाद।